जी हां, हिजबुल्लाह और हमास मिलकर इजराइल पर हमलावर हैं। नॉर्थ इजराइल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। गोलन हाइट्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये युद्ध अब यहां से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक खास बात आज जिस पर हम करने जा रहे हैं चर्चा, शिया और सुन्नी संगठन मिलकर अब पूरी तरह से एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इजराइल के विरुद्ध लेबनान में बड़ा युद्ध करने की है तैयारी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे सहयोगी विपिन चौबे भी मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में एक नया समीकरण इजराइल के खिलाफ पनप रहा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। अब इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। उत्तरी इजराइल में नागरिक इलाकों पर हमले हुए हैं। सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के इजराइल पर विध्वंसक हमले सामने आए हैं। ये देखिए, हिजबुल्लाह अब किस तरह से नॉर्थ इजराइल के सिविलियन इलाकों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है। इजराइल के लिए यह बहुत बड़ी मुश्किल का सबब है। बहुत बड़ी मुश्किल इस वक्त इजराइल के सामने आन खड़ी हुई है, क्योंकि हिजबुल्लाह अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ अटैक सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। नॉर्थ इजराइल इस वक्त दहल रहा है हिजबुल्लाह के हमलों से। तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला होने की आशंका जताई गई है। रामोत नफ्ताली में हमले का सायरन बजाया गया है। लेबनान बॉर्डर के पास हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। तो कई मोर्चे ऐसे हैं जिस पर इजराइल को जूझना पड़ रहा है। पहले से ही गाजा से उसका युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में अब हिजबुल्लाह उसका साथ दे रहा है और दूसरे मोर्चे पे भी अब चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रामोत नफ्ताली इजराइल का वो इलाका जहां पर एयर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। किसी भी वक्त रॉकेट और मिसाइल से हमले की आशंका। आयरन डोम को एक्टिव रखा गया है और यह सायरन बता रहा है कि इस इलाके में किसी भी वक्त लेबनान की तरफ से बड़ा हमला किया जा सकता है। जी हां, तो लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल पर हमले के खिलाफ। इजराइल पर हिजबुल्लाह के ये बढ़ते हमले और बढ़ती टेंशन की जड़ दरअसल कुछ और ही है। हिजबुल्लाह अब तक दावे कर रहा था कि इजराइल को बंजर बना दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इतनी बड़ी धमकी देने वाला हिजबुल्लाह इजराइल की ताकत से वाकिफ है। वो जानता है कि 2006 में भी इजराइल उसे धूल चटा चुका है। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? इसकी वजह है वो समीकरण जो मिडिल ईस्ट में जन्म ले रहा है। समीकरण 85% शिया और 15% सुन्नी मुस्लिमों के साथ आने का। और यह समीकरण सच हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस 100% तय है। हिजबुल्लाह भी यह समझता है और इसलिए हमलों में इजाफा किया जा रहा है और बहुत अग्रेसिव तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यह समीकरण क्या कहते हैं, आने वाला वक्त क्या दिखाने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पूर्व राजदूत महेश सचदेव भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन जी बिल्कुल, और अपने एक्सपर्ट से करें इस पर बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में नया समीकरण दिखने लगा है। और आप समझिए, शिया सुन्नी गठजोड़ से हराने का इजराइल को एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है। ईरान लेबनान कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं, इसकी आशंका व्यक्त की गई है। मिडिल ईस्ट में नई जंगी बिसात बिछती हुई अब नजर आ रही है। तो इजराइल को घेरने के लिए 85 और 15 का फॉर्मूला यानी शिया सुन्नी गठजोड़ एक बड़ा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विपिन, और इसे महाविध्वंस का समीकरण कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इजराइल के लिए तो आसार और आने वाला वक्त मुश्किल ही नजर आता है। इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में जन्म ले रहे शिया सुन्नी गठजोड़ का गणित और इससे होने वाले महाविनाश के संकेत जरा आपको बताते हैं। अब इस समीकरण पर हम गौर करते हैं तो क्या क्या नजर आता है। यह देखिए, कुल आबादी सुन्नी 85%, शिया 15%।
और सुन्नी और शिया आउटफिट जब मिलकर इजराइल के खिलाफ आएंगे तो अंजाम क्या होगा। अब तक शिया वर्सेस सुन्नी की एक लड़ाई हमने देखी है, लेकिन इजराइल के साथ ये जो जंग चल रही है इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसे ही आप मान सकते हैं कि शिया और सुन्नी आउटफिट्स एक साथ आती नजर आ रही हैं इजराइल के खिलाफ। जी बिल्कुल। और देखिए, लेबनान में शिया मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि हमास के इलाके में सुन्नी मुसलमान ज्यादा रहते हैं। लेकिन अब देखिए इजराइल के खिलाफ क्या समीकरण बन रहा है। शिया कहां कहां पाए जाते हैं? ईरान, लेबनान, हूती, इराक, इन जगहों पर, जबकि सुन्नी हमास, हूती और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और यह तमाम गठजोड़ है जो इजराइल के खिलाफ अब बनता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए इजराइल को एक बड़ा चैलेंज देने की कोशिश है। तमाम मेहमानों का परिचय करा चुके हैं और सीधा एसवीपी सिंह सर, मैं आपके पास और पहला सवाल लेकर आ रहा हूं कि यह गठजोड़ इस युद्ध पर कितना बड़ा असर डालने वाला है इजराइल के लिए, यह कितनी मुश्किल घड़ी। और इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जब मिडिल ईस्ट के तमाम देश इजराइल के खिलाफ मुखर तो हुए हैं लेकिन उसको हरा नहीं पाए। क्या यह गठजोड़ एक बड़ा इंपैक्ट डालने जा रहा है इजराइल के युद्ध पर? जैसे आप बता रहे हैं, अगर ऐसा सुन्नी शिया का जुटबंधन बन रहा है, एक रीजनल वॉर टूटने का काफी डर खतरा पैदा होता है। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है, परंतु हमने देखा है इतिहासी तौर पर कि शिया मुस्लिम की जो कॉपरेशन या उनकी यूनिटी है वो शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय रहती है। और अगर बेशक इजराइल को उन्होंने एक कॉमन दुश्मन बनाया है, मैं फिर भी समझता हूं कि यार आप देखें कि जितने भी शेख इनके प्रिंसली किंगडम्स हैं अरब देश में, यूएई भी, और ये सारे कितनी देर तक इनके अपना हाथ मिलाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, यूएस के वहाँ पे ट्रुप स्टेशन हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खास करके देखें यूएई में अभी काफ़ी, वहाँ पे कतर में भी काफ़ी अरेंजमेंट्स चल रही हैं, यूएस ट्रुप्स वहाँ पे स्टेशन हैं, और I2U2 नहीं भूलें आप, जो कि अरेंजमेंट हुई है। तो इसमें मैं समझता हूं कि इजराइल को इतना टू फ्रंट वॉर का खतरा पैदा हुआ है, उसकी रिसोर्सेज काफ़ी स्ट्रेच हो जाएंगी और ये लड़ाई की हालात जो है, जैसे आपने बताया भी है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे इजराइल की उन्होंने अपने इवैक्यूएशन किए हैं, काफ़ी, आई थिंक 1 लाख के करीब इवैक्यूएशन की गई है। ये एक बहुत इजराइल को मुसीबत पैदा हुई है इस समय कि कैसे वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। और ये मुसीबत बढ़ती ही जा रही है और हिजबुल्लाह इसकी एक बड़ी वजह बनता नजर आ रहा है। और टेंशन के बीच हिजबुल्लाह ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड मिसाइल का वीडियो सामने आया है, टीवी पर पहली बार हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड मिसाइल अब आप देखने जा रहे हैं। यानी हिजबुल्लाह अपनी ताकत नुमाया कर रहा है। इस तरह के वीडियोस जारी करके ऐसे वक्त में ये वीडियोस जारी हो रहे हैं जब नॉर्थ इजराइल को लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, यहां तक कि सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के वीडियोस के जरिए हिजबुल्लाह ये बताने की कोशिश लगातार कर रहा है कि वो भी अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। ये अंडरग्राउंड मिसाइल का वीडियो बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है, जो एक्सक्लूसिवली आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और देखिए इन तस्वीरों के जरिए क्या कुछ दावा, क्या कुछ इंपैक्ट और क्या कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए दावा क्या है, यह मिसाइल जमीन के भीतर अटैक करने में पूरी तरह से सक्षम है। सबूत, लेबनान ने टैंक मिसाइल का वीडियो जारी किया है और खबर यह है कि ईरान के लेबनान में कई अंडरग्राउंड वेपन फैक्ट्रीज मौजूद है। समीर, बिल्कुल, इसके मायने क्या हैं ये भी हम आपके सामने रख दें। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह की ये बड़े स्तर पर तैयारी है, एक साथ एकजुट होकर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। अहम क्या है, इस वक्त लेबनान और इजराइल में भीषण वार पलटवार का सिलसिला जारी है और ऐसे में ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। लेकिन इन तीनों को, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इन तीनों को बहल साहब जोड़ने वाली कड़ी तो ईरान ही है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या होता हुआ आप देख रहे हैं और इजराइल के लिए यह कितनी बड़ी मुश्किल का सबब है, शिया और सुन्नी तमाम संगठनों को एक साथ उसके खिलाफ आ जाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1 अप्रैल को
2024 में अटैक किया था इजराइल ने दमस्कस में ईरानी एम्बेसी के ऊपर, और उसके बाद 300 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने भी अटैक वापस किया। लेकिन उस समय से लेके अब तक उस सिचुएशन को प्ले डाउन किया गया था। अब वापस से ईरान, जो कि शिया डोमिनेटेड है, उसने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में एक और हवा भर दी है। लाखों के करीब उन्होंने रॉकेट्स दिए हैं हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर, और वो इस आग को और भड़काना चाहते हैं जब तक कि गाजा के अंदर कोई पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन यहां पे मुझे दिख रहा है कि इजराइल जो है वो भी लेबनान और ईरान के हाथों प्ले हो रहा है, क्योंकि अगर हम कहें 20,000 के करीब ऑलरेडी पलायन हो चुका है नॉर्दर्न इजराइल से और 60,000 के करीब सदर्न लेबनान से, और जिसकी फिगर की बात भी सर भी कर रहे थे पहले। अगर इस पलायन को छोड़ दें तो भी जो टारगेटिंग कर रहा है इजराइल, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टारगेट यानी कि लीडरशिप और वेपन सिस्टम्स के जो सप्लाई बेसिस है उनके ऊपर, और कमांड एंड कंट्रोल। और उसका रिएक्शन क्या आ रहा है? ड्रोन्स अटैक सिविलियन एरियाज पे। अगर इजराइल ये गलती करता है कि लेबनान के अंदर अटैक करता है, तो उसको नॉट टू फ्रंट, उसको वो वाले फ्रंट पे वॉर करना पड़ेगा जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, दो फ्रंट के अंदर, जो कि उसकी एनर्जी को सैप कर देंगे। इजराइल को ये गलती नहीं करनी चाहिए, इस वॉर को वाइडन नहीं करना चाहिए, और लेबनान पे सिर्फ एयर और ड्रोन्स अटैक ही जारी रखने। बिल्कुल सर, और आपकी बातों से यह जाहिर हो रहा है कि आज की तारीख में इजराइल 2 वॉर फ्रंट खोलने में सक्षम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली है। इजराइल ने ढेर कर दिया है हिजबुल्लाह का बेहद ही अहम लड़ाका। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस यूनिट का एक लड़ाका इस हमले में ढेर हुआ है। उत्तर पूर्वी लेबनान में मारा गया है मुस्तफा अल अतर, और ये उसी हमले का वीडियो आपके सामने, कैसे उत्तरी लेबनान में यह मारा गया है। एक बड़ा लड़ाका जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और यह हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह को एक बड़ी चोट देने की इजराइल की तरफ से कोशिश। तो देखिए, एक बड़ा कमांडर है हिजबुल्लाह का जो कि मारा गया है ताजा हमले में। हिजबुल्लाह को मुस्तफा अल अतर के खात्मे के साथ इजराइल ने कितनी बड़ी चोट दी है, यह भी जरा आपको समझाते हैं। मुस्तफा अल अतर आईडीएफ की स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया। एयर डिफेंस यूनिट के अहम लड़ाके का खात्मा किया है इजराइल ने। एयर डिफेंस का बड़ा जानकार था मुस्तफा, और हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत भी। लेबनान ईरान हथियार डील में भी इसकी बड़ी भूमिका थी। शात के बालबेक में इसे ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया, और यह निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है। लेकिन इजराइल के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि अब हिजबुल्लाह बदले की आग में जल रहा है। इस बीच अगली एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने ढेर किए हैं 5 ड्रोन, जहां हिजबुल्लाह की कई साइटों पर हमला करने का दावा किया गया है। होला में ऑब्जर्वेशन पोस्ट को इस हमले में तबाह कर दिया गया। मतलब यह संकेत कहीं से भी नहीं कि इजराइल किसी तरह के दबाव में है, अपने दुश्मनों को टारगेट करके एक एक करके निपटाने में जुटा हुआ है। कहीं लड़ाके मारे जा रहे हैं तो कहीं ड्रोन को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है इजराइल। जी और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, इसका क्या असर आने वाले वक्त में पड़ता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह को एक बड़ी चोट पहुंचाई है इजराइल ने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब इसके बदले के तौर पर हिजबुल्लाह क्या और ज्यादा इजराइल के खिलाफ आक्रामक नजर आएगा? देखिए, ये युद्ध जो है हिजबुल्लाह और इजराइल का अवश्यम भावी है। अब हम ये नहीं माने कि ये युद्ध नहीं होगा। हिजबुल्लाह पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, उसके 1 लाख लड़ाके, 1.5 लाख रॉकेट। इजराइल पूरी तरह प्रिपेयर्ड है क्योंकि उसने कह दिया है कि जो हमारा गजा में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब कंक्लूजन स्टेज में है, अब हम मॉपिंग द ग्रास करेंगे, जो बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा। बिन्यामिन नेतन्याहू सेंट्रल कैरेक्टर है इस वॉर के। अगर बिन्यामिन नेतन्याहू को सत्ता में रहना है, चूंकि गाजा ऑपरेशंस खत्म हो गए हैं, अगर उनको सत्ता में रहना है तो दिखाना होगा कि जो डेटरेंस ईरान के अटैक के बाद खत्म हो गया था इजराइल का, उसको हम फिर रिस्टोर करेंगे। यानी हिजबुल्लाह अब एक बहुत बड़ा एक एनिमी की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है इजराइल द्वारा, और अमेरिका भी उसके साथ है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद किया जाएगा।
और हिजबुल्लाह जो है वो हमास नहीं है, हम सब जानते हैं। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड नेटवर्क जो नॉर्दर्न इजराइल में अटैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा सदर्न लेबनान अगर आप देखें तो इनके अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं या ऑपरेशंस हैं वो हमास के गजा वाले पट्टी में उससे भी ज़्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत केपेबल फोर्स है, लेकिन एक जो यूएन वायलेटेड जो लाइन है, या यूएन जिसको वायलेट नहीं करने देना चाहता है, वो लाइन को अब क्रॉस कर रहा है हिजबुल्लाह, और वो किसी को स्वीकार्य नहीं है, खासकर इजराइल को। लेबनान में भी बहुत लोग सदर्न लेबनान से अब पीछे जा रहे हैं, नॉर्दर्न इजराइल से बहुत लोग को पीछे खींच लिया गया है क्योंकि अटैक होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा इस समय जो हिजबुल्लाह करने जा रहा है वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना चाहता है। जैसे हाल ही में हमने देखा था हाइफा के पोर्ट को वो दिखा रहे थे, जहाँ इंडियन इंटरेस्ट भी हैं, अडानी का वहाँ पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अगर वो अटैक करता है तो इजराइल के जितने भी वेपन्स हैं, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे स्लिंग ऑफ डेविड हो, चाहे एरो हो, चाहे पैट्रियट हो, उन सबका इस्तेमाल करेगा। और ईरान पूरी तरह जानता है कि वो हिजबुल्लाह के साथ है। योआव गलांट बहुत क्लियर कर चुके हैं। अमिताभ सर, आपकी बात से एक बात ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स इजराइल की ये चाहती है कि बॉर्डर्स पर टेंशन बरकरार रहे, और ये कहीं ना कहीं उनको सत्ता में बने रहने में एक बड़ी मदद करेगी। वापस लौटेंगे, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह की लड़ाकों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। इजराइल के खिलाफ ये ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। अपने लड़ाकों को फिलहाल तैयार कर रहा है हिजबुल्लाह। जंग बढ़ सकती है, दायरा बढ़ सकता है, आमने सामने दोनों फौजें हो सकती हैं, और इसीलिए अपनी सेना को तैयार करता हुआ नजर आया हिजबुल्लाह। और ये देखिए, ये तस्वीरें, कैसी तैयारी इस वक्त चल रही है लेबनान में, और इन वीडियोस के जरिए अपने दुश्मन को भी आगाह करने की कोशिश। और सचदेव सर, इन विजुअल्स को आप देख रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है। सवाल ये कि क्या आज की तारीख में इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ लेबनान ये जंग को सामने लेने में क्या सक्षम आपको कहीं से भी नजर आ रहा है, और आपको लगता है कि अगर ये गठजोड़ हुआ तो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है? इस पर अगर कुछ बताना चाहें आप। जी, मैं इसमें 2-3 समीकरण लाना चाहूँगा। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 2006 में ऐसी जंग हो चुकी है जिसमें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के दांत खट्टे कर दिए थे। 45 दिन तक ये जंग चली थी, और उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हुआ था, और जंग को इजराइल को बंद करना पड़ा था। तो हिजबुल्लाह की शक्ति उसके बाद से ज़्यादा बढ़ी है, इजराइल ने भी अपनी शक्तियाँ बढ़ाई हैं। तो ये उसका एक 20 साल बाद एक रिपीटिशन सा लगता है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय भूगोल जो है वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है। हमास के साथ जब जंग थी तो वो इज़राइल पैलेस्टाइन इशू में कन्वर्ट हो गई थी। वो इज़राइल पैलेस्टाइन इशू को लेकर के अरब सब एक तरफ हैं, चाहे वो हमास को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ ऐसा कोई इज़राइल अरबों का समीकरण नहीं आता है। वो एक शिया आउटफिट है, जिससे कि सुन्नी मेजॉरिटी जो अरब लोग हैं वो ज़्यादा उससे असर प्रभावित नहीं है, बल्कि उसकी तरफ एक शक की निगाहों से देखते हैं कि वो ईरान का ट्रोजन हॉर्स है। तीसरा जो समीकरण यहाँ पे लाना चाहूँगा वो ये है कि बाइडेन को इस समय बड़ी ज़रूरत है कि वो सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में संबंध स्थापित करा सकें और एक ग्रैंड अलायंस कर सकें, ग्रैंड बार्गेन कर सकें, जिसमें कि सऊदी अरब और इज़राइल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें। और इसके लिए सऊदी की कई कंडीशंस हैं, जिसमें कि वो गाज़ा की लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं और 2 स्टेट सोल्यूशन को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सचदेव साहब, और इन तमाम समीकरणों पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए लेबनान को लेकर इजराइल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है हमलों की कीमत लेबनान चुकाएगा।
लेबनान का वजूद मिटा दिया जाएगा। ये इजरायली सरकार के मंत्री का बड़ा बयान लेबनान को लेकर, क्योंकि लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करके ही लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं, इजराइल पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने दी है लेबनान को बड़ी धमकी। एसवीपी सिंह साहब, इस धमकी के क्या मायने हैं? क्योंकि लेबनान में होता वही है जो हिजबुल्लाह चाहता है, लेकिन अब सीधे सीधे इजराइल लेबनान की सरकार को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे लेबनान का वजूद मिटा दिया जाएगा अगर इसी तरह से हिजबुल्लाह को अपनी जमीन पर फ्री हैंड इजराइल के खिलाफ दिया तो। इसके मायने क्या है? देखिए समीर, सबसे पहले हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर स्टेट विद इन स्टेट है, बिल्कुल अपनी सरकार चला रहा है वहां पे। और दूसरा है इजराइल को अभी उन्होंने जब नदर्न टेरिटरीज में इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हिजबुल्लाह, इजराइल इसमें चुप बैठने वाला नहीं है। जितना भी हमला हो रहे हैं बाय एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं जो अभी तक हुआ है 10 किलोमीटर की टेरिटरी इनसाइड लेबनान पे इजराइल ने काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उनके जो हमले कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ चंद एक एक्शन लिए 100 किलोमीटर की रेंज में भी, और इसको वो बढ़ाएंगे, इजराइल बढ़ाएगा उसको। और इसमें क्या होगा कि लेबनान को खतरा है बेरूत के ऊपर टारगेटिंग ना हो जाए या बेका वैली के अंदर ये लड़ाई ना और फैल जाए। ये दो बहुत बड़े मुद्दे सामने आते हैं। तो ऑप्शंस क्या है इस समय? इजराइल जैसे बता रहा है, धमकी दे रहा है, सबसे पहले है कि डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल अरेंजमेंट को मान जाए, जो कि अमेरिका बहुत ज़्यादा चाहता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वहाँ पे, पर वो गाजा की सीज फायर के ऊपर मुनासिब है। दूसरा पॉइंट है कि जैसे लिमिटेड एक्शन करे, अभी तक उन्होंने ग्राउंड एक्शंस नहीं किए, ग्राउंड एक्शंस, मिलिट्री एक्शंस करें लेबनान के अंदर जो कि हिजबुल्लाह को अटैक करे। और तीसरा है कि फुल स्केल वॉर टूटने का डर है, जो मैंने पहले भी बोला था, रीजनल वॉर। और उसमें क्या होगा कि लेबनान की तबाही होगी और हिजबुल्लाह जितना भी उसके पास ताकत है, ताकत काफ़ी बड़ी हुई है, 1.5 लाख रॉकेट मिसाइल जो हैं तकरीबन 30-40 दिन के लिए वो लड़ाई के लिए इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी आयरन डोम जो मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो फिनाइट कैपेबिलिटी है, जितनी भी उसकी काबिलियत है, उसको पेनिट्रेट करेंगे। और इजराइल का इस हालात में जैसे एयरपोर्ट है, उसके पावर प्लांट है, एनर्जी प्लांट्स हैं, उसके ऊपर नुकसान आ सकता है। लेकिन सर, आपकी बात से यह बात जाहिर हो रही है कि बेशक ये गठजोड़ मजबूत हो और कितनी भी तैयारी कर ली जाए, लेकिन इजराइल को सीधे चोट पहुंचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्देल लतीफ का एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। इजराइल के खिलाफ अरब मुल्क अब एकजुट हो जाएं। इजराइल के खिलाफ हमारे साथ कई अरब देश पहले से मौजूद हैं। 2006 में इजराइल से लड़े थे और हम डटे रहे, ये शेख अब्देल ने कहा है, और एक बार फिर से अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश। तो अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं, ये ग्रैंड मुफ्ती का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान। और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, लेबनान चाह क्या रहा है, ये अपने आप में बताता है। लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती का बयान अहम क्यों है, ये जरा आप समझिए। दक्षिणी लेबनान से मोर्चा खोलने पर लेबनान में एक तरह की तकरार देखी जा रही है, और ऐसे वक्त में ग्रैंड मुफ्ती का अरब देशों को एकजुट करने का यह बयान सामने आया है। लेबनान सरकार दक्षिण मोर्चा नहीं खोलना चाहती थी। मुफ्ती का जो ये बयान है, उससे शिया सुन्नी गुट की एकता और ज्यादा मजबूत होगी, ये उम्मीद की जा रही है, इसीलिए इस पर जोर दिया गया है। और इस बीच देखिए मुफ्ती क्या बोला है कि लेबनान के खिलाफ अरब देशों में सहानुभूति है और हमें साथ आना चाहिए। कुछ वक्त पहले शरिया काउंसिल ने भी एकता की बात कही थी, साथ आने की बात कही थी, और शरिया काउंसिल ने कहा था कि अरब मुल्क साथ आए, ये गठजोड़ बनाए और इजराइल को जवाब दें। ये तमाम चीजें इस वक्त इजराइल के खिलाफ सुनने को मिलती नजर आ रही हैं। जी हां, लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती का बयान अपने आप में बहुत ज्यादा अहम। और इजराइल के खिलाफ शिया सुन्नी कैसे साथ आए हैं, लेबनान के हमले क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, उसे उम्मीद है कि वो इस्लाम के नाम पर दुश्मनों को साथ लेकर इजराइल को तबाह कर देगा। इसके मायने क्या है? गाजा में सीज फायर तक हर पल महाविध्वंस का डर
सीधे तौर पर सता रहा है। लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती ऐसे वक्त में अरब देशों को एकजुट करने की बात करते हैं। इजराइल के सामने जंग के कई मोर्चे खुल जाएंगे। इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत होगी अगर सारे अरब देश विपिन एक साथ आ गए। जी बिल्कुल। और तीसरी बात, अहम बात यह है कि अमेरिका को भी पूरी तरह से अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में उतरना पड़ेगा। दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा और अमेरिका के लिए डबल चैलेंज है। चौथी बड़ी बात, ईरान के साथ रूस और चीन की साथ एंट्री भी हो सकती है। जी हां, और पांचवी और सबसे अहम बात, रीजनल वॉर हुई तो अरब देशों को भी जंग में उतरना होगा। और अगर ऐसा हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग का दायरा किस कदर बढ़ता हुआ हम देखेंगे। बहल साहब, इसकी आशंका आपको नजर आती है क्या? अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं क्या? वो अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है, उसकी हां में हां मिलाता आज की तारीख में सऊदी अरब नजर आता है। क्या वाकई ग्रैंड मुफ्ती का ये आह्वान और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो अरब देशों को एकजुट कर पाने में सक्षम नजर आती हैं आपको? सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मैड्रिड में 2 दिन पहले बहुत क्लियरली कहा था कि इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं। तो कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी सिंपैथी है इस समय उन गाजा के लिए, स्पेशली फिलिस्तीन के लिए और कुछ लेबनान के लिए। लेकिन इजराइल के अगेंस्ट जरूर हवा है, और ये केवल उधर तक नहीं है, कुछ यूरोपियन नेशंस, इनफैक्ट नाटो तक की कंट्रीज का जो टर्की है उसका भी सहानुभूति इधर गाजा, पैलेस्टीन और उनके साथ है। अमेरिका चाहता है कि पीस डील बहुत जल्दी हो जाए, इसके लिए कतार में मीटिंग्स भी चल रही हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने हमस की जो अभी एक स्टेप बैक है, जो उन्होंने कहा है कि वो वॉर का एकदम कंप्लीट एंड से हट गए हैं, तो उससे एक आशा की किरण आ रही है कि शायद पीस डील संभव हो जाए, सीज फायर हो जाए जो फेस वाइज होगा। अगर सीज फायर होता है और गाजा में सीज फायर होता है तो लेबनान में हवा कम हो जाएगी और लेबनान के अंदर चिंगारियां जो बढ़ रही हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो रीजनल वॉर की तरफ बढ़ना भी जारी रहेगा। जहां बिल्कुल रीजनल वॉर की तरफ एस्केलेट कर सकती है ये युद्ध। और इस बीच एक बड़ी खबर यह कि लेबनान का इजराइल पर घातक हमला देखने को मिला है। लेबनान के हमले में आईडीएफ का कमांडर ढेर हो गया है। रॉकेट अटैक में डिप्टी कमांडर इताए गैलिया की मौत की खबर सामने आ रही है। तो दोनों तरफ से वार पलटवार, एक दूसरे के बड़े चेहरों को गिराने की कोशिश, और इस तरह के हमले में डिप्टी कमांडर गैलिया के मौत की खबर है। यानी नुकसान सिर्फ लेबनान को उठाना नहीं पड़ रहा है, बल्कि इजराइल का भी बराबर का नुकसान हो रहा है। बॉर्डर पर इस वक्त युद्ध चरम पर है, दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं और प्राइवेट एरिया को भी निशाना बनाने, यानी जो रेजिडेंस इलाके हैं उन इलाकों को भी निशाना बनाने की कोशिश इस बीच की जा रही है। तो देखिए लेबनान का इजराइल पर कैसे घातक हमला हुआ ये हमने आपको दिखाया, और इन 2 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हिजबुल्लाह और इजराइल तबाही लाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस रणनीति के अहम कड़ी माने जाने वाले मुस्तफा अतर को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के टॉप कमांडर को मार गिराया गया है, यानी दोनों तरफ जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े कमांडर्स, उधर आईडीएफ के इधर हिजबुल्लाह के, किए जा रहे हैं ढेर। आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हिजबुल्लाह अब तक 300 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। यह देखिए, पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने है। उत्तरी इजराइल में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। गोलन हाइट्स पर भी लेबनान से बारूदी बरसात की गई। जी बिल्कुल। और खबर यह कि टॉप कमांडर के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए हैं। अंशुमान सर, कैसे देखा जाए इन हमलों को? सिर्फ एक तरफ के लोग नहीं मारे जा रहे, मतलब वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है। ऐसे में आपको पलड़ा किसका भारी लग रहा है और भविष्य में क्या संभावनाएं आप इस युद्ध के मद्देनजर देख रहे हैं? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर योआव गालांट ने कहा है सीधा कि हम लेबनान को पाषाण युग में भेज देंगे, स्टोन एज में भेज देंगे, और वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। फर्क क्या है आप देखेंगे, 48 में, 68 में, 73 में 3 मेजर वॉर्स हुए थे। 68 में 5 डे वॉर में इन्होंने 4 राज्यों को एक साथ परास्त कर दिया। तो आप समझ सकते हैं आईडीएफ की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा कंफर्टेबल है एनिमी से ट्रीट करने में, ना कि हमास से। हमास से लड़ने में उसको 9 महीने हो गए, अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन मैं बता दूं, अगर लेबनान
या हिजबुल्ला से बात आगे बढ़ती है तो 68 वाला अरब वर्ल्ड नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है कि पूरी तरह हिजबुल्ला ईरान द्वारा समर्थन है, और टेरिटोरियली भी अगर आप देखें तो लेबनान से सीरिया, सीरिया से इराक और इराक से ईरान जाया जा सकता है। अब स्ट्रैटेजी क्या है लेबनान की, जो एक NBC का एक न्यूज़ रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्ला ये चाहता है कि इनके कुछ बंधक को पकड़ लिए जाएं, यानी इजरायलियों को, और हम उनको किसी तरह ईरान या इराक भेज दें तो हमारी कैपेबिलिटी स्ट्रांग रही। वही पोजीशन में जो हमास आज है कि आप उसको निस्तनाबूद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके उससे हॉस्टेजेस हैं, वैसी ही स्थिति कर देगा। और इसमें इन्वॉल्वमेंट जो होगा अरब वर्ल्ड से ज़्यादा, जो आप सुन्नी वर्ल्ड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा शिया वर्ल्ड इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया अभी इनफॉर्मल टॉक्स कर रहे हैं। जॉर्डन पूरी तरह इनके साथ नहीं आएगा, लेकिन जितने भी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं ईरान के, वो इसमें आएंगे। तो वॉर जो है इस बार वो दूसरा फॉर्म लेगा, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन इन्वॉल्व नहीं होंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भले ही इन्वॉल्व हो, लेकिन अमेरिका और उसके इंटेलिजेंस पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे। स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी अगर लेबनान को फिर से वो इजराइल कैप्चर करता है, क्योंकि इस बार लाखों में लोग और इसी लेबनान की तरफ से देखिए एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, फास्फोरस बम से इजराइल के हमले हुए हैं, ये लेबनान की तरफ से कहा गया है। लेबनान ये कह रहा है कि फास्फोरस बम का उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। फास्फोरस बम पर बैन के बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय कहां है, ये सवाल पूछा गया है लेबनान की तरफ से कि आखिर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है। हमारे साथ सचदेव साहब भी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। सचदेव साहब, क्या लगता है आपको, एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेकर हम देख रहे हैं जंग की शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं, और ईरान में एक बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है। कट्टर ईरान में अब एक उदारवादी चेहरा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है। ईरान के ये बदलते समीकरण क्या इस युद्ध पर भी आने वाले वक्त में असर डालने वाले हैं, लगता है आपको? कहना अभी संभव नहीं है किसी निश्चिंतता के साथ, लेकिन इसका असर ज़रूर पड़ेगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ईरान में उदारवादी पेजेश्कियान को अगर जीतने दिया गया है तो ये अपने में एक संकेत है कि ईरान के जो अतिवादी, जो कंजर्वेटिव ग्रुप है, वो उसकी साख जो कि थियोक्रेसी और पार्लियामेंट दोनों पर है, अब वो प्रेसिडेंसी पर उसकी साख नहीं रहेगी। तो एक तरह से दोनों तरफ से बात की जा सकती है। और नए चुने हुए राष्ट्रपति ने ये कहा है कि वो पाश्चात्य देशों से संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और रीजनल टेंशन्स को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब अच्छे संकेत हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ईरान में सत्ता जो है वो सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के हाथों है, और वे इस बारे में न्यूक्लियर फाइल हो या रीजनल फाइल हो, दोनों वह खुद ही हैंडल करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। लेकिन जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, लेबनान के ऊपर अगर उसका कोई असर होना है तो वो पिछले G7 समिट के बाद फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने मिलकर एक पहल की है, जिसमें कि लेबनान और इजराइल के बीच में कुछ शांति करने की बातें की। बिल्कुल सर, कई बड़े संकेत और अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आगे चैलेंजेस बड़े हैं, इस पर करेंगे चर्चा। इस बीच बड़ी खबर यह कि नुसरत में आईडीएफ ने एक बार जोरदार प्रहार किया है। इजरायली एयरफोर्स ने नुसरत पर फिर से बम बरसाए हैं। हमले में हमास के 14 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। ये उसी हमले से जुड़ी हुई तस्वीरें, कैसे इजरायली एयरफोर्स ने ये हमले किए हैं। हमले में हमास के 14 लड़ाके ढेर, और ये नुसरत का वो इलाका जहां पर बम बरसाया गया है, बम की बारिश की गई है, और इस बारिश के बाद चारों तरफ भागते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं।
और देखिए अहम खबर आपको बता दें, थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र भी किया, ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेश्कियन। कट्टरपंथी सईद जलीली को इन्होंने शिकस्त दी है। ये बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ईरान में सुधारवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं मसूद पेजेश्कियन, और इनका चुना जाना ईरान के लिए कितने बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। आपको याद होगा हिजाब विरोधी तमाम आंदोलन ईरान में किस तरह से सामने आए, और ऐसे वक्त में मसूद जो कि अब राष्ट्रपति बने हुए हैं, वो एक तरह से इन आंदोलनों के साथ तो खड़े नजर नहीं आए थे, लेकिन किसी को दबाकर डंडे के दम पर अगर इस्लाम के जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसे लागू कराने की बात जहां तक की जाती है, उसके खिलाफ वो नजर आए थे। ऐसे में उनका राष्ट्रपति बनना ये ईरान में क्या आने वाले वक्त में बड़े बदलाव लाएगा, ये एक अहम सवाल है। तो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद कट्टरपंथी प्रतिद्वंदी सईद जलीली को इन्होंने हराया है, और पेजेश्कियन की जीत कट्टरपंथ के मुंह पर, इसीलिए विपिन एक करारा तमाचा मानी जा रही है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया की निगाह इस चुनाव पर थी। शिया धर्मतंत्र में बड़ा बदलाव ना करने का इस चुनाव में वादा भी किया था उन्होंने। विदेश नीति में कुछ बड़े बदलाव होने का भी अनुमान लगाया गया। पेजेश्कियन सुधारवादी नेता के तौर पर जाने जाते, ये उनकी बड़ी पहचान है। जी हां, हिजाब के खिलाफ बड़े कदम उठाने का इन्होंने वादा किया है। पश्चिमी देशों से बेहतर संबंधों के पक्षधर वो रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में क्या ईरान के वेस्टर्न कंट्रीज से संबंध बेहतर होंगे। पेशे से हृदय रोग सर्जन रहे पेजेश्कियन, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, और अब देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर उन्हें बिठाया है देश की जनता ने। तो ऐसे में अमिताभ जी, आने वाले वक्त में क्या बदलाव आप ईरान के रुख में देखते हैं? एक तो जंग में अपने प्रॉक्सीज के जरिए उसकी इन्वॉल्वमेंट, और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से आज की तारीख में ईरान के संबंध, क्या बड़ा बदलाव मुमकिन है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव मुमकिन है। पिछले बार जब अली खतामी चुनाव लड़ रहे थे, किसी भी सॉफ्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को खड़ा नहीं होने दिया गया। पहली बार 4 कट्टरपंथी थे, एक सिर्फ पेजेश्कियन ही एक नॉन कट्टरपंथी मुस्लिम जो शिया मुस्लिम इलेक्शन लड़े थे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अभी ईरान में एक बड़ा उथल पुथल चल रहा है, खासकर हिजाब को लेकर, और महसा अमीनी का मर्डर के बाद ये पूरा यूथ इनके खिलाफ हो गया था, इन कट्टरपंथियों, खासकर आयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ। अब उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, और ये बहुत क्लियरली कहते हैं कि हम वेस्ट से संबंध सुधारेंगे, हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो क्वेश्चन चल रहा था या न्यूक्लियर वेपन्स का जो क्वेश्चन चल रहा था उस पर हम निगोशिएट करेंगे। जबकि सईद जलीली खुद एक निगोशिएटर थे, वो कट्टरपंथ जिनको इन्होंने हराया है उनके जगह पे आए हैं। तो एक चेंज की बहुत बड़ी जो जरूरत थी ईरान में वो मिली है। लेकिन इससे जुड़ी एक और समस्या है, आयतुल्ला अली खामेनी अब रिटायर होंगे या उनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, अब उनको कौन रिप्लेस करेगा? लोग कहते थे अली खातामी करेंगे, उनके निधन के बाद अब कोई बचा नहीं है। तो ऐसे समय में वो कट्टरपंथी जो आयतुल्ला खामेनी को रिप्लेस करना चाहते थे, उनको पेजेश्कियान एक बहुत बड़े चैलेंज के, और ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ईरान के लिए भी, क्योंकि वो वहां इन्फ्लेशन 40% है। बिल्कुल, और इस बड़े चैलेंज के साथ ही उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की, और एक बड़े बदलाव के तौर पर यह देखा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, आरपीजी लॉन्चर के साथ दिखे हैं हमास के लड़ाके, टनल से निकलता दिखा हुआ है। इस वीडियो में हमास का लड़ाका आईडीएफ के विध्वंसक हमले में मारा गया यह लड़ाका, और देखिए कैसे टनल से बाहर निकल रहा है, और आरपीजी 7 से इजराइल ने वॉर किया, और इस बंकर से बाहर निकलते ही ये लड़ाका मारा जाता है। कैसे टारगेट किया गया, हमला किया गया, और हमले में ये लड़ाका ढेर हो जाता है। तो जंग के मैदान से जो तमाम अहम खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और बदलते वैश्विक समीकरणों पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।